नमस्कार दोस्तों, सीटेट 21 जनवरी 2024 को होने वाली परीक्षा की तैयारी के क्रम में ये आपकी हिंदी पेडागॉजी की चौथी क्लास है। और प्लेलिस्ट में जाकर आप और जो तीनों क्लास हो चुकी है उनको भी देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा में आने के दृष्टिकोण से, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। आप सभी देख सकते हैं। आपका जो प्रश्न है, जो 11वें नंबर का 10 प्रश्न इस टॉपिक से हो चुके हैं। टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, भाषा मूल्यांकन, जिसमें कि बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये आपका टॉपिक है। इससे आपका 10 प्रश्न हो चुका है पिछली क्लास में, यानी कि तीसरी क्लास में। ये आपकी चौथी क्लास में 11वें प्रश्न से यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बस 10 से आपका 12 मिनट का टाइम यहाँ पर लेंगे और इतने टाइम में आप ये मान के चलिए कि ये टॉपिक आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो आप उस प्रश्न को कंप्लीट कर पाएंगे। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है, शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों, अगर आपने पहली वाली कक्षा देखी होगी, इससे पूर्व वाली कक्षा देखी होगी, तो आपको मैंने यही बताया था कि कहीं पर भी अगर बच्चों को अवसर दिया जाता है, बोध, ज्ञान, समझ का विकास करने का स्वतंत्र रूप से अवसर दिया जाता है, तो वो आपका सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से एक जो है यहाँ पर आपका मुख्य पॉइंट है, या फिर कहें कि आपका जो ये शब्द है ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सारे शब्द पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ बच्चे हैं लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। तो आप क्या करेंगे? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को, जो गलत बच्चा लिखा है यानी कि जो त्रुटियां हैं, त्रुटियों के साथ साथ सही शब्दों को लिखेंगे और उसको बच्चे को दिखाएंगे। दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके उसको दिखाएंगे। दिखाने के बाद उसमें अंतर पहचानने का अवसर देंगे। ये जो है सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों में वर्तनी संबंधी त्रुटियों को कम करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्या है आप सभी देखेंगे, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग। ऑप्शन बी, पाठ्यपुस्तक। ऑप्शन सी है भाषा परीक्षाओं की। ऑप्शन डी है भाषा प्रयोगशाला की। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को देखेंगे, सबसे बेस्ट क्या है आप उसको पहचानेंगे। तो बाल साहित्य का सार्थक, जहाँ पर भी ऐसा कोई प्रयोग हो, ऐसा कोई शब्द हो, सार्थक प्रयोग, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक है, उससे सर्वाधिक अपेक्षित क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। ऑप्शन बी है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। तो देखिए, निरंतर परीक्षाएं लेना ये जो है मूल्यांकन के लिए या बच्चों को सिखाने के लिए बिल्कुल भी इसको सही नहीं मानेंगे, तो ये गलत कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी है पाठ्यपुस्तक में दी गई सभी कविता कहानियों को कंठस्थ कराना। तो याद कराना, रटाना, ये भी बिल्कुल जो है आपका निगेटिव पॉइंट है, इसको आप पहले ही काट देंगे। ऑप्शन ए है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। तो यहाँ पर बच्चों को आपको मानक भाषा का प्रयोग करना जो है वो सिखाना, ये भी नहीं आएगा। जबकि ज़्यादा जो बेस्ट होगा यहाँ पर, जो सबसे सही आंसर होता है वो होगा कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। चाहे बच्चा क्लास में हो या फिर बाहर हो, उसको जो है प्रोत्साहित करना है कि वो जो भी भाषा उसके पास है, मातृभाषा है या मानक भाषा है, उसमें अगर उसकी भाषा त्रुटिपूर्ण है तो उस भाषा के साथ ही वो बोले। मतलब उसको ये नहीं है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बोलने में कोई समस्या है, या फिर उस भाषा, उस लैंग्वेज के बारे में उसको सही से पता नहीं है, तो वो उस भाषा को ना बोले। उसको प्रोत्साहित करना है कि वो पहले बोले, सीखे। उसके बाद बच्चे को खुद ही समझ में आ जाएगा अंतर कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलने में ये शब्द सही है कि नहीं सही है। ये चीज़ें बच्चों को बाद में अपने आप समझ में आने लगती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चे तो पहले ही भाषा सीख लेते हैं घर पे ही। ऑप्शन बी है बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है, ज़रूरी नहीं है बच्चे केवल परिवार से ही भाषा सीखते हैं।
ऑप्शन सी है बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। नहीं, प्रारंभ में बच्चा जो है वो मातृभाषा का प्रयोग करता है। ठीक है। ऑप्शन डी है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो ये बात सही है कि बच्चे जो है स्कूल आने से पहले ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। कुछ भाषाएं जो है या फिर कहें कि जो मातृभाषा होती है उसमें बच्चों को समझ होती है, अपनी बातों को कह सकते हैं या सामने की बातों को समझ सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि है? ऑप्शन ए देखेंगे बच्चों को कहानी सुनाना। ऑप्शन बी है प्राथमिक स्तर का बच्चा है। ऑप्शन बी है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। ऑप्शन सी है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पर भी अवसर देने की बात कही जाए यानी कि वो पॉजिटिव है और वही आपका राइट हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है। अवसर देना, बच्चे को भाषा का प्रयोग करने का अवसर देना या फिर अपनी समस्याओं को कहने का अवसर देना, जो भी चीज़ें बच्चे को आ रही हैं उसको खुलकर वो कहे, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कहे, यही अवसर देना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किससे और किसके लिए होता है? 1 और 2, कक्षा 1 और 2 की बात हो रही है। शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किससे होता है और किसके लिए होता है? तो देखिए प्रारंभ जो है अर्थ के लिए होता है और उसका जो किसके लिए होता है तो उद्देश्य के लिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भाषा कौशल के संबंध में आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। तो बिल्कुल सही है, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के कौशल मतलब क्या है आपका? वही बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, यही आपके 4 जो हैं भाषा के कौशल हैं। ठीक है। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये आपके कौशल हैं और यही जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये चारों जो हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? तो वाइगोत्स्की किस पर अधिक बल देते हैं? परस्पर अंतः क्रिया पर। ठीक है। और वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या नाम है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः क्या करना चाहिए? अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चा आ रहा है तो उसकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना चाहिए। ये नहीं कि उसकी भाषा का तिरस्कार करें या फिर उसको मानक भाषा ही डायरेक्ट सिखाना प्रारंभ कर दें, ऐसा नहीं है। उनकी मातृभाषा के साथ ही जो है मानक भाषा को उनको सिखाया जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। ऑप्शन बी है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। ऑप्शन सी है यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों। तो यही जो है भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है अपनी सोच को समक्ष रखेगा कि अगर यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे। अगर केवल इतना ही होता है कितने दाम लोगे तो बच्चा बता देता है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी होता है इतने दाम लेंगे। लेकिन क्यों लोगे, जब क्यों पूछा जाएगा तो बच्चा विस्तार से बताएगा उसकी वजह क्या होगी। तो ये जो है भाषा क्षमता का सही आकलन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 21 नंबर का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना जो है यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अर्थ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? सबसे उचित तरीके की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना। ऑप्शन बी है संज्ञा की परिभाषा को पूरा करना। ऑप्शन सी है संज्ञा को परिभाषित करना। ऑप्शन डी है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण देना। तो देखिए आकलन करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के प्रश्न बच्चे से पूछे जाए कि बच्चा अपना विचार उसमें रख सके। ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बधा बधाया आंसर हो। संज्ञा की परिभाषा आप कहेंगे तो बच्चा जो है परिभाषा याद करके बता देगा, याद करके लिख देगा। उदाहरण आप कहेंगे तो बच्चा एग्जाम्पल याद करके रट के आपको बता देगा कि ये एग्जाम्पल है। लेकिन वहीं पर अगर आप बच्चे को कुछ संज्ञा शब्द का प्रयोग करके कहानी बनाने के लिए कहेंगे तो वो जो है उचित तरीका होगा बच्चे की भाषिक क्षमता के विकास के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे? तो सर्वोपरि की बात हो रही है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता जो होती है वो यहाँ पर सर्वोपरि होगी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। सबसे पहले आप नहीं को ध्यान में रखेंगे। कभी कभी होता है कि नहीं को ध्यान में नहीं रखा जाता है और वही प्रश्न गलत हो जाता है। नहीं को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे, यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। ऑप्शन बी देखेंगे, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। ऑप्शन सी है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन डी देखेंगे, बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो बच्चे के लिए अच्छा होता है। बस आप इतना जान लीजिए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात हो रही है तो बच्चे के लिए वो बेस्ट है। तो जब वो अच्छा है बच्चे के लिए, तो ये यहाँ पर ये बच्चों को सीखने क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देगा, ये बिल्कुल सही है। यानी कि सी आपका जो है वो मूल्यांकन के संदर्भ में सही है। ठीक है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है, ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो उचित नहीं क्या है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। जहाँ पर भी बच्चे को ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चा कमज़ोर है, एक बच्चा तेज़ है, फिर उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, यानी कि बच्चों को अलग किया जा रहा है, तो वहाँ पर वो आपका बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और नहीं पूछ रहा है आपसे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं है। सहायक नहीं है पूछा है, तो आप नहीं को पहले ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है यदि तो वाले प्रश्न। ऑप्शन बी है पढ़े गए पाठ से जुड़ते हुए अपनी निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। ये तो बिल्कुल सही होगा, ये जो है बच्चों की समझ का मूल्यांकन करेगा। ए बी दोनों ही मूल्यांकन करेगा। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या मूल्यांकन नहीं करेगा। ऑप्शन सी है क्यों कैसे वाले प्रश्न। ऑप्शन डी है क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। तो देखिए, आप चारों ऑप्शन को देखेंगे और छाटेंगे। क्यों कैसे वाले प्रश्न, इसमें भी बच्चे को अपने विचार अभिव्यक्ति करने का मौका मिलेगा। क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न, ये भी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। या यदि तो वाले प्रश्न जो है, अगर चारों ऑप्शन को देखा जाए तो यही आपका सहायक नहीं होगा। चारों में अगर तुलना की जाए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टॉपिक के आपके 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 26 नंबर वाले क्वेश्चन यानी कि 26वें प्रश्न से डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग रेगुलर जो है क्लास देखते रहिए। ठीक है, यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो तैयार कराए जाएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। और जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन प्रश्नों का कितना महत्व है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।